अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ MTH 642 के जो फाइनल टर्म का प्रिपरेशन है, करंट टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पार्ट के लिए आपके पास ये फाइल है, इसके 30 के 30 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव पार्ट सारा हो जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी मैं कोशिश करूँगी साथ साथ बताती जाऊँ, सॉरी MCQs वगैरह ऑब्जेक्टिव। और पहले सिर्फ ये फाइल करूँगी, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम हैंडआउट्स पे भी जाएंगे ताकि वहाँ से भी मैं कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं इस हमारे पूरे थ्रू आउट, तो वो चीज़ें मैं आपको साथ साथ बता सकूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, गिव एग्जांपल ऑफ नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, मीन्स वो डायमेंशन लेस होता है। वेरिएबल दैट आर डिफाइंड एज क्वांटिटीज दैट हैव चेंज और वेरी इन अ प्रॉब्लम बट हैव नो डायमेंशन। आप सिंपली ये लिख सकते हैं, डायमेंशन एज वेरिएबल आर द वेरिएबल दैट हैव नो डायमेंशन। ठीक है, एग्जांपल इसकी क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन है, मेजर्ड इन डिग्रीज है, और रेडियन है विच आर डायमेंशनलेस यूनिट। और इसके साथ साथ हमारे पास जो मेन इस सब्जेक्ट में यूज़ हुए हैं डायमेंशन या यूनिट रेनॉल्ड है आपके पास, और आपके पास मैच नंबर्स हैं। ये सारे नंबर्स जो हैं आपके पास नॉन डायमेंशनलेस हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, व्हाट डज एक्सप्रेशन स्टेट्स दैट। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लीनियर मोमेंटम से भी आता है और ये एंगुलर मोमेंटम से भी। ठीक है, दो चीज़ों में आता है, लीनियर मोमेंटम में भी और एंगुलर मोमेंटम में। लीनियर मोमेंटम में ये स्टेट करता है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो क्या है, नेट फोर्स जो उस पर अकर करके एक्ट कर रही है वो उसके, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है, और जो इन्वर्सली पोर्शन है उसके मास के, मीन्स के ए इज डायरेक्टली पोर्शन एफ बाई एम। ठीक है, आपके पास जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है और जो है मास जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ बाई एम। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली होता है न्यूटन सेकंड लॉ। इसको हम लिखते हैं ऐसे है कि न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट एक्सप्रेशन ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास इज। सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट एक्सप्रेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मास द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ठीक है, अब इसे हम ऐसे स्टेट कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम हमारे पास ये है एक्सेलरेशन, हमें पता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, डी वी बाई डी टी आ जाएगा। और हमारे पास वी जो है वो एम डी वी जो है वो एम वी के इक्वल होता है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू आपके पास होता है ना वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी इज इक्वल टू एम बी डी एम बाई वी बाई डी टी। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एक्सपेंड पार्शियल पी बाई पार्शियल टी प्लस डेल्टा रो वी इज इक्वल टू जीरो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वेयर वी इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। अब इसको एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास रेट चेंज ऑफ मास के, अब विद इन के दो फार्मूलाज है और रेट चेंज ऑफ आउट के हैं, और हमारे पास उन्होंने विद इन का पूछा हुआ है, उसमें हमने विद इन में जो है वो क्या करने होते हैं, उसमें हमारे पास पार्शियल रो बाय पार्शियल टी डी एक्स डी वाई डी जी आता है। और विद इन में हमारे पास यहाँ पे राइट लिखा हुआ है ना, राइट फेस, टॉप फेस, फ्रंट फेस, ये तीनों फार्मूलाज हैं। राइट फेस का फार्मूला होता है रो यू बाय पार्शियल रो यू बाय पार्शियल एक्स। अब u और x का कनेक्शन होता है, v और y का कनेक्शन होता है, और w और z का कनेक्शन होता है। ठीक है, ये आपने याद कर लेने हैं फार्मूलाज याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ये आउट के है ना, तो इनमें क्या होता है, ये राइट है तो लेफ्ट आ जाएगा, टॉप है तो बॉटम आ जाएगा, फ्रंट है तो आपके पास बैक आ जाएगा। और सिर्फ इनमें सिर्फ एक हल्की सी चेंजिंग होगी, ये जो प्लस आ रहा है ना, जहाँ पे इधर माइनस आ जाएगा, ये इधर दूसरे प्लस में भी, ये पहले वाले प्लस में माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो ये लेफ्ट बन जाएगा हमारे पास। और ये आपके पास टॉप है तो बॉटम बन जाएगा, और ये दूसरा जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, फ्रंट है तो ये बैक बन जाएगा या रियर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चेंज हो, ये आउट ऑफ सीवी है तो वो विद इन आ जाएगा। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। इनका ये फार्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा, हैंड आउट्स में ज़्यादा इजीली आपको याद करने में इजी होगा। और ये फार्मूला जो है यू है, तो आप देखें हमने पार्शियल बाय पार्शियल एक्स रो यू किया, डी एक्स, यू और एक्स का कनेक्शन होता है, डी एक्स बाई टू आ जाएगा। रो वी है प्लस पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई, और वाई का है तो वी है तो वाई आ गया डी वाई बाई टू। अब रो डब्ल्यू है तो पार्शियल बाय पार्शियल जेड, पार्शियल रो डब्ल्यू आ गया और डी जेड बाई टू आ गया। अब देखिए साथ डी, अब एक्स है ना तो हमने डी वाई और डी जेड लिख दिया, और बाकी एक्स को निकाल दिया। अब फिर है हमारे पास वाई वाला है तो एक्स और जी को लिख लिया, ये जी वाला है तो इसमें एक्स और वाई को लिख दिया। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लो एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का आपको पता है कि आपके पास फार्मूला क्या होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला होता है 1 बाई आर, आपके पास आता है पार्शियल आर यू बाई पार्शियल आर प्लस 1 बाई आर पार्शियल, आपके पास आता है यू थीटा आ जाता है, और पार्शियल बाई थीटा प्लस पार्शियल बाय रो, आपके पास आ जाता है पार्शियल रो यू बाय पार्शियल जी।
ठीक है, ये आपके पास आ जाते हैं। आपके पास जो फार्मूला होता है ना वो आपके पास होता है कि पहले आता है 1/r और रो आर के आर रो यू आता है, फिर 1/r के साथ रो यू थीटा आ जाता है, फिर यू जी आ जाता है। जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होती है ना, इनका यूज़ होता है आर थीटा और जी यूज़ होते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कंटिन्यूटी क्वेश्चन है और कंटिन्यूटी क्वेश्चन है मीन के इसमें हमारे पास इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सॉरी, कंप्रेसिबल फ्लो में हमारे पास इक्वल टू जीरो होता है और इनकम्प्रेसिबल फ्लो में हमारे पास डेल डॉट रो आ जाता है। ठीक है, वो हमारे पास आ जाता है। द इक्वेशन ऑफ डी स्क्वायर जेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी डिस्चार्जिंग डेरिवेशन है ऑफ जेड है एंड ऑब्जेक्टिव फॉलिंग थ्रू द। अब ये जो है आपके पास ये आपको क्वेश्चन गिवन है फॉर इंटीग्रेटिंग अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन फाइंड नॉन डायमेंशनल फ्रॉम द गिवन रिजल्ट। तो ये हम करते हैं सॉल्व और इसको हम देते हैं। अब हमें उन्हें इक्वेशन जो मोशन की गिवन है वो डी स्क्वायर जी बाई डी स्क्वायर है इज इक्वल टू माइनस जी। अब डायमेंशनल जो क्वेश्चन दी हुई है डायमेंशनल रिजल्ट उन्होंने हमें जेड नॉट डब्ल्यू नॉट टी हाफ जी टी स्क्वायर दिया हुआ है। प्राइमरी डायमेंशन पैरामीटर्स के हिसाब से हम देख लेते हैं। जेड जो होता है वो उसकी लेंथ होती है तो उसका होगा प्राइमरी डायमेंशन एल हो जाएगी। टाइम टी टाइम है, टाइम का टी होगा। जेड नॉट है वो लेंथ है हमारे पास, डब्ल्यू नॉट लेंथ बाय टाइम है और ग्रेविटेशनल आपकी पता है कितनी होती है एल बाई टी स्क्वायर। जी की हमेशा याद रखिएगा डायमेंशन प्राइमरी क्या होती है एल बाई टी स्क्वायर। ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो इनको पहले हम इसमें वेरिएबल पुट कर देंगे। जेड स्टैटिक हमारे पास किसके इक्वल होता है जेड बाई जेड नॉट। अब टी स्टैटिक डब्ल्यू नॉट टी बाई जेड नॉट के इक्वल होता है। अब डी स्क्वायर जी बाई डी टी स्क्वायर है ना आपके पास, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और इनका थोड़ा सा डिवाइन कर देंगे तो हमारे पास माइनस जी के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए इनको हमने थोड़ा सा सॉल्व करे तो आपको देखिए -1 आंसर आ जाएगा और नॉन डायमेंशनल इक्वेशन जो डी टी स्क्वायर है वो 1/f_r स्क्वायर है। इसको हम नॉन डायमेंशनल रिजल्ट के अंदर पुट कर देंगे। तीनों वैल्यूज को पहला -1 आया, -1 2f_r स्क्वायर आ जाएगा और 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको एक दो दफ़ा पीसफुल माइंड से समझ के देखिएगा। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट है इसका सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, इसको आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, लेकिन मैं एट द एंड देखती हूँ आई थिंक हैंडआउट्स में होगा तो वहाँ से समझा दूँगी। एक्सपेंड द मटीरियल डेरिवेटिव डी कैपिटल डी पी बाई डी टी। कैपिटल डी पी बाई डी टी हमेशा जो इसका फॉर्मूला होता है वो हमारे पास ये है, एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी ये है, पार्शियल पी बाई पार्शियल टी प्लस डेल डॉट ब्रैकेट रो वी इज इक्वल टू 0। सिंपल आपने इतना सा आंसर लिखना है तो ये हमारे पास मटेरियल डेरिवेटिव डी पी बाई टी टी का आंसर है। ठीक है, ये हम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रूल, अगर इसके पे अप्लाई करें तो डेल पहले डेल रो और फिर वी आ जाएगा, फिर आपके पास रो डेल और फिर वी आ जाएगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड और भी कर सकते हैं लेकिन उसने सिंपल उसकी वैल्यू पूछी तो आप उसमें ये भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आप अगर एक्सपेंड करना चाहें तो पहले डेल्टा को रो के साथ अप्लाई करें, वी को पहले लिख लें और फिर डेल्टा को रो और डेल्टा लिख लें और फिर वी को बाद में लिख लें। ये हमारे पास क्या है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी आ जाएगी। आगे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ मास, स्टेट द लॉ ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ मास की स्टेटमेंट क्या है आपके पास। कन्वर्जेंस ऑफ मास हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो इंटेग्रल है रो बाय पार्शियल टी डी वी प्लस इंटेग्रल पहला जो था सी वी रिप्रेजेंट करता है कंट्रोल वॉल्यूम को और सी एस कंट्रोल करता है कंट्रोल सरफेस को। तो कंट्रोल वॉल्यूम में हमारे पास पार्शियल रो बाय पार्शियल टी डी वी आएगा, वी मीन्स के वेलोसिटी, वॉल्यूम से याद कर रहे हैं इस तरह याद कर रहे हैं, और सरफेस में हमारे पास रो वी डॉट एन डी ए आएगा, सरफेस में याद करें ए आएगा और रो वी डॉट एन आएगा। ठीक है, बेसिकली इसका यही होता है कि हमारे पास इंटेग्रल सी वी रो पार्शियल रो बाय पार्शियल टी डी वी इज इक्वल टू समीशन इन एम माइनस मिशन आउट। ठीक है, इन माइनस आउट जो होता है वो हमारे पास रेट चेंज ऑफ मास होता है। इसकी स्टेटमेंट क्या बनती है कि द नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, मास के अंदर विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू रेट ऑफ द मास फ्लो इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम माइनस द रेट ऑफ मास आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, मींस के इन माइनस आउट। हमने मास ऑफ चेंज ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम किसके इक्वल है, एट द मास फ्लो रेट इन कंट्रोल वॉल्यूम माइनस रेट ऑफ मास आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, ये आगे हमारे पास आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ फील्ड। एग्जांपल है आपको अनस्टेडी 2 डायमेंशनल वेलोसिटी है और वी आपके पास यू वी है और ये आपको दी हुई है वैल्यूज 0.5 प्लस 0.8x आई है इसके हमारे पास, फिर 1.5 2.5 साइन ओमेगा थीटा और 0.8 y। ठीक है, ये कोई नंबर्स हमें दिए हुए हैं जे के, वेयर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा और इक्वल टू 2 पाई रेडियन, फिजिकल फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, वेरीफाई द फ्लूइड अप्रोक्सीमेटली एज इनकम्प्रेसिबल। अब हमने वेरीफाई करना है कि इनकम्प्रेसिबल है। कैसे वेरीफाई करेंगे, हम पहले क्या करते हैं कि हमारे पास जो 2 डायमेंशनल फ्लो है ना, इम्प्लॉइंग जी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज नो वेरिएशन, हमारे पास क्या होता है यू वी और जेड होता है। इन्होंने सिर्फ यू और वी को बोला है तो जेड हमारा 0 होगा, यू और वी को ले लेते हैं। ठीक है, यू और वी को पहले हम लेके, यू हमारे पास 0.5 है प्लस 0.8x है और वी हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई, और जो जेड है वो तो ऑलरेडी हमारे पास 0 है। तो सबसे पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट से हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं यू का, तो 0.5 है तो वो तो पहले ही का 0.5 है, ये 0 हो जाएगा, और 8 है तो एक्स से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0.8 आ जाएगा। अब दूसरे का देखें तो बाकी सारे ये कांस्टेंट में होते हैं क्योंकि ना एक्स है ना मीन्स के वाई के हिसाब से हमने उसको डिफरेंशिएट करना है, तो इनमें वाई है ही नहीं, एक सिंपल बच गया 0.8
-0.8 ये आ गया। तो अब हम पार्शियल u की वैल्यू आई 0.8 और पार्शियल y की वैल्यू पार्शियल v बाय पार्शियल y की वैल्यू क्या आई -0.8 0.8 -0.8 0 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि कंटिन्यू इक्वेशन जो है वो हमारे पास कंप्रेसिबल है क्योंकि हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ चुका है। दैट्स सिंपल। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फार्मूला ऑफ कार्टेशियन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट स्टेडी कंप्रेसिबल फ्लो। अब कार्टेशियन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का हम फार्मूला देख लेते हैं किस पे स्टेडी कंप्रेसिबल फ्लो में। स्टेडी कंप्रेसिबल फ्लो में हमेशा डेल डॉट रो वी जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स कंप्रेसिबल है तो रो आएगी, कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल होंगे तो रो यहाँ जहाँ जहाँ रो आ रही है ना वहाँ से रो गायब हो जाएगी। सिंपल, आपने इसी एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं कि अगर आपका कंप्रेसिबल है तो उसमें रो आएगी। देखिए हम सिंपल क्या लिखते थे, हम लिखते थे पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल जेड बाय पार्शियल पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल जेड। सिंपल ये लिखते थे ना। अब वो तो होता था इनकम्प्रेसिबल के लिए। कंप्रेसिबल के लिए हम इसके साथ इधर भी रो ऐड कर दिया, इधर भी रो ऐड कर दिया और इधर भी रो ऐड कर दिया। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास कार्टेशियन के आगे और सिलेंड्रिकल में पहले जो होता है वो उसके साथ 1/r होता है, 1/r होता है और यू आर के साथ एक आर होता है। दूसरे में सिर्फ 1/r रहता है और तीसरे में कुछ भी नहीं रहता, मीन्स के यू जेड बाय पार्शियल जेड आ जाता है और ये पहला आर होता है, दूसरा थीटा होता है, तीसरा जेड आ जाता है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। और उसके बाद है स्टेट द एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन, राइट इज एक्सप्रेशन अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। अब हमने पहला ये जो चीज़ थी ये पेपर में आई हुई थी, अगला नहीं आया हुआ था, लेकिन दोनों चीज़ें आप लोग देख लें एक दफ़ा। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन हम अगर लिखें तो वो क्या होती है, रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है, m इज इक्वल्स टू आई अल्फा। आई है इनर्शिया, ए है हमारे पास एक्सेलरेशन। इनर्शिया को ऐसे ही रहने देंगे, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी आ जाएगा एक्सेलरेशन हमारे पास। और आई को हम आगे ले जाए तो आई ओमेगा डी बाई डी टी, आई ओमेगा एच को रिप्रेजेंट करता है तो ये क्या है, डी एच बाई डी टी। अब इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम देखें तो हमने हर एक के साथ एक्स एक्स लगा देना। एम के साथ एक्स लगाया, आई के साथ एक्स लगाया, ओमेगा के साथ एक्स लगाया और एच के साथ एक्स लगा दिया। इसी तरह फिर हमने वाई वाई लगा देना है तो ये हमारे पास इसके वाई एक्सेस के बन जाएंगे। सिंपल, हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन जो आपका पेपर में आया हुआ तो वो जस्ट इतना सा आया हुआ था। ठीक है, इधर लिखा रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम और ये क्वेश्चन लिख दी, सिंपल। उसके बाद हमारे पास राइट द रोटेशनल मोशन एंड क्वांटिटीज। रोटेशनल मोशन एंड क्वांटिटीज लिखें। रोटेशनल मोशन आपके पास क्या होती है, अ मोशन ड्यूरिंग ऑल पॉइंट इन द बॉडी मूव इन अ सर्कल अबाउट द एक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन आपके पास होती है कोई ऐसा बॉडी जो एक गेट के सर्कल में रोटेशन में घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे, ये आपके पास क्या होती है, रोटेशन मोशन होती है। तो इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे, अ मोशन ड्यूरिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मींस कि एक एक्सिस क्या होती है कि बीट के पॉइंट के गिर्द रोटेट करते रहे हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो सारे। रोटेशनल मोशन इज डिस्क्राइब विद द एंगुलर क्वांटिटीज सच एज एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्टेंस को थीटा से और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन ए से। ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होता है, डी टी बाई डी थीटा बाई डी टी, रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस। फिर थीटा जो है वो आई बाई आर के इक्वल होता है, 1/r को बाहर ले ले, आई अंदर जाएगा, आई हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास आ जाता है वी बाई आर के लिए। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, वी बाई आर। अब हमें सिर्फ v चाहिए तो हम v को उधर रहने देते हैं, r को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब एस्केलेशन क्या होता है, एस्केलेशन हमारे पास होता है रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, w से, तो ये w बाई डब्ल्यू टी आ गया, d स्क्वायर थीटा बाई टी सी। अब थीटा हमें पता है क्या होता है, 1/r, तो 1/r को बाहर ले लेंगे, अंदर v रह गया तो ये क्या आ गया, a t बाई आर। तो a t बाई आर जो है वो a के इक्वल आता है a t बाई आर। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ए टी चाहिए तो हम आर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया डिस्क्राइब इसकी क्वांटिटीज हो गई। आगे कंडीशन ऑफ मॉडल एंड प्रोटोटाइप। इसके लिए सिंपल बेसिकली आपको जो चीज़ें याद करनी है वो सिंपल ये है, आपने याद करनी है ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी। ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी आपकी क्लास होती है, आपने लिखना है कि ऐसे फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी मॉडल और प्रोटोटाइप में होनी चाहिए। मॉडल और प्रोटोटाइप क्या होता है कि आपके पास मॉडल, एक आप मॉडल बनाते हैं, उसकी उसी की शेप की आपने प्रोडक्ट बनानी है। तो मॉडल और प्रोटोटाइप में कोई चेंजिंग ना हो। तो जो ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी हमें ये कहती है कि हमारे पास दोनों की शेप सेम हो। ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी स्टेट दैट द शेप ऑफ द मॉडल एंड प्रोटोटाइप इज द सेम। सिंपल, पहले ये लिखा हमने, फिर आगे हमारे पास आ जाता है काइनेमेटिक सिमिलैरिटी। काइनेमेटिक सिमिलैरिटी से कहती है कि वो दोनों उन मॉडल और प्रोटोटाइप जो हैं वो प्रोपोर्शनल हो, उनकी वेलोसिटी, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट है वो सारे आपस में प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपके पास जो आ जाती है वो है आपके पास डायनेमिक सिमिलैरिटी। ये जो है ना, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी, काइनेमेटिक सिमिलैरिटी, डायनेमिक सिमिलैरिटी, आपको इसके भी हाफ मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप ये तीन चीज़ें याद कर लें। पहली कंडीशन क्या है, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी, काइनेमेटिक सिमिलैरिटी, थर्ड क्या है, डायनेमिक। डायनेमिक हमें क्या कहता है कि आपके जो फैक्टर्स हैं प्रोटोटाइप और मॉडल दोनों के, जो उनमें हम इक्वेशंस या जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी तीन कंडीशंस हैं। उसके बाद है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिलेशन फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम, बट डज द एक्सप्रेशन सेटिस्फाई।
तो हमने इसके लिए क्या करना है कि हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास आ गई, हमने आगे पढ़ी है। तो मास कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होती है, पार्शियल आपके पास आ जाता है समेशन माइनस एम इन माइनस आउट। आपके पास रेट चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू द विच ऑफ मास इनटू कंट्रोल वॉल्यूम माइनस रेट चेंज ऑफ मास आउट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। सिंपल, इन माइनस आउट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ रेट चेंज ऑफ मास। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड यूनिट। ये जो है एमसीक्यू आपका इस बार सब्जेक्टिव में आया हुआ था। डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन आपने सिंपल लिखना है, डायमेंशन इज द मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और जो आपके पास यूनिट है वो असाइन नंबर होता है हमारे पास डायमेंशन का। हमारे पास 7 प्राइमरी डायमेंशन है, एमसीक्यूज के हिसाब से याद रख ले कितनी प्राइमरी डायमेंशन है आपके पास। देयर आर 7 प्राइमरी डायमेंशन जो कि है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ मैटर। मास का m होता है, लाइट का l होता है, लेंथ का l होता है, टेम्परेचर t का स्मॉल t, टाइम का स्मॉल t होता है, टेम्परेचर का कैपिटल T होता है, इलेक्ट्रिक करंट का आपके पास आई ए होता है, आई थिंक अमाउंट एम्पियर होता है इसके पास हमारे पास, और अमाउंट ऑफ मैटर का जो है वो मोल होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रख लें। इसके प्राइमरी यूनिट्स जो है, प्राइमरी डायमेंशन जो है वो आगे उसके बाद है। इसके बाद हमारे पास बकिंग पाई थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 6 स्टेप्स आप याद कर ले, एक एक लाइन के स्टेप्स है, ये बहुत ज़्यादा इसका चांसेस होते हैं पेपर में आने के। इसका पाई थ्योरम क्या है कि लिस्ट ऑफ ऑल डायमेंशन पैरामीटर्स इन्वॉल्व, हमने एक लिस्ट बना ली थी जिसमें हमारे पास डायमेंशन पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद सिर्फ ये लाइन याद करनी है, लिस्ट ऑल डायमेंशन पैरामीटर इन्वॉल्व, पहले यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद लिखिए सेलेक्ट सेट ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन, बस इतनी सी, सेलेक्ट सेट ऑफ डायमेंशन। फंडामेंटल की जगह आप सिर्फ लिखें सेलेक्ट सेट ऑफ प्राइमरी डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 आप ये लिख लें, लिस्ट द डायमेंशन ऑफ ऑल पैरामीटर्स विद प्राइमरी डायमेंशन। हमने क्या करना होता है, हमने जितनी एक इक्वेशन में डायमेंशनल यूज हो रही हैं वो उनको लिखना होता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, उनमें से प्राइमरी डायमेंशन जिसमें से जो यूज हो रही होती है वो लिख लेते हैं। उसके बाद स्टेप 3 होता है कि जो जो प्राइमरी डायमेंशन होती है ना, जो हमने पहले वाले लिखी थी, उन डायमेंशन के साथ नीचे नीचे हम उनकी प्राइमरी डायमेंशन लिख लेते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ हमने स्टेप्स लिखने होते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है। उसके बाद 4th स्टेप हमारे पास ये होता है कि सेलेक्ट आर डायमेंशन ऑफ पैरामीटर इंक्लूड ऑल प्राइमरी। हमने एक सेट बना लेना होता है कि जिसके अंदर सारी प्राइमरी डायमेंशन जितनी भी यूज हुई हैं उस इक्वेशन के अंदर वो सारी एक सेट के अंदर इंक्लूड हो जाए। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सिलेक्ट डायमेंशनल ग्रुप्स बाय, इतना सा बस आपने इतनी इतनी लाइन लिखनी है। ठीक है, आगे वो एग्जांपल्स आपको जरूरत ही नहीं है। फिर स्टेप 6 क्या होता है, चेक टू सी द ईच ग्रुप इज ऑब्टेन्ड इज डायमेंशनल। हमने 5th स्टेप में क्या किया, एक पाई ग्रुप बना लिया जिससे डायमेंशन सारी कैंसिल होकर हमारे पास आंसर 0 बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो हमने ग्रुप बनाया है वो क्या वाकई उसका आंसर 0 आता है। सिर्फ इसमें आपने ये चीज़ें एक एक लाइन लिखनी होती है, कोई प्रूफ कोई एग्जांपल आपने नहीं देनी होती। ठीक है, ये हमारे पास बकिंघम थ्योरम आ गया। आगे है व्हाट इज द जनरल लीनियर मोमेंटम इक्वेशन ऑफ द फिक्स्ड मूविंग डिफॉर्मिंग ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ये हमने ऊपर अभी पढ़ी है। कंट्रोल सी वी हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम होता है, सी एस कंट्रोल सर्विस होती है, रो वी बाई डी वी आ जाता है वॉल्यूम के लिए, और आपके पास कंट्रोल सर्फेस के लिए रो वी डॉट एन डी ए आ जाता है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाते हैं और इनके शुरू में अगर हम ये डी बाई डी टी अप्लाई करते तो ये हमारे पास फिक्स्ड के लिए आ जाते हैं। ओके, उसके बाद है हमारे पास 18 क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ स्टेडी इनकम्प्रेसिबल 3 डायमेंशनल फ्लो ऑफ नॉन। अब ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक u की वैल्यू है, एक w की वैल्यू है, a b c आर कांस्टेंट है। ठीक है, और y कंपोनेंट मिसिंग है हमारे पास, जनरेट द एक्सप्रेशन ऑफ v एज अ फंक्शन x y z। v का फंक्शन हमने जनरेट करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है, v का फंक्शन जनरेट करना है, तो हम पार्शियल v बाय पार्शियल w y को एक तरफ लिख लेते हैं, बाकी दोनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। हमारे पास ये होता है ना, पार्शियल पार्शियल u बाय पार्शियल पार्शियल u बाय पार्शियल x, पार्शियल v बाय पार्शियल y, और पार्शियल z बाय पार्शियल z, पार्शियल w पर पार्शियल z। तो हमारे पास क्या है, हमने v को फाइंड आउट करना है, दोनों को दूसरी तरफ लेंगे, प्लस है दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएंगे। तो v के हिसाब से पहले a वाले को काट लेते हैं, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको सिर्फ करें x के रिस्पेक्ट से ये 2ax आ जाएगा, इसको करें y के रिस्पेक्ट से, इसमें y है ही नहीं, ये कॉन्स्टेंट है, ये तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा bz स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2bz, v के रिस्पेक्ट से किया तो ये हमारे पास दो आंसर आए, उनको हमने लिख लिया। ठीक है, अब दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या होता है, हमने इनको किसके रिस्पेक्ट से करना है, y के रिस्पेक्ट से, y के रिस्पेक्ट से करेंगे, एक y यहाँ आ जाएगा, यहाँ y ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये y का स्क्वायर बन जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, जो b स्क्वायर बाय z आ जाएगा, और प्लस हमारे साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। दैट्स इट, इतना सा बस करना है, बीच में इंग्लिश लिखने की जरूरत कोई नहीं है आप लोगों को। सेम ये क्वेश्चन उसी तरह आप लोगों ने करना है कि उसमें क्या करती है, z की कंटिन्यूटी करनी है विद रिस्पेक्ट टू x एंड z करना है v के हिसाब से। ठीक है, सेम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेना है। आगे इसके बाद है द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ इनकम्प्रेसिबल। अब हमारे पास v आ गया, डिटरमाइन था v थीटा कंजर्वेशन मास। अब हमने क्या किया कि हमने इसको सिंपली हमने ये कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखी थीटा के हिसाब से, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ड्राइव नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लें। नेवियर-स्टोक्स में फॉर्मूला देख के आप घबराइएगा मत, ये जो है आपके पास ये वाला होता है फिक्स्ड के लिए और ये अनफिक्स्ड के लिए, ये सिंपल वाला होता है। इसको अगर आपने लेक्चर लिया हो ना तो ये बहुत ईजी है, लेक्चर के बगैर भी मैं आपको समझा देती हूँ, एक ही ट्रिक है जो आपने यूज़ करनी है।
हमारे पास टी आई जी के होता है एक्स 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 वाई, पहली जो लाइन होती है वो सारी एक्स की होती है, उसके साथ बारी बारी तीनों डिजिट आते हैं, पहले एक्स आया, फिर वाई आया, फिर जी, फिर वाई की होती है, वाई के साथ एक्स वाई जी, फिर जेड की होती है, उसके साथ एक्स वाई जी, ठीक है, तीनों आ गए। अब ये कैसे लिखना है, ठीक है, ये कैसे लिखना है, टू म्यू पार्शियल यू बाई एक्स, फिर मिड वाला, अगला मिड वाला लिख लें, टू म्यू पार्शियल वी बाई वाई, फिर टू म्यू पार्शियल डब्ल्यू बाई जेड, ये जो बीच वाली लाइन है, ठीक है, हमारे पास टेंशन, इसको हमने टू म्यू कर दिया। फिर दूसरी के लिए क्या लिखना है, म्यू पार्शियल यू बाई वाई पार्शियल प्लस पार्शियल वी बाई, आपके पास क्या हो जाएगा, वी बाई एक्स। अब कैसे आया हमारे पास, ये तो हमें पता ही नहीं है, क्यों नहीं पता कि आप आता है, देखिए पार्शियल यू, ये बाइबल लाइन थी ना, इसमें हमने एक्स यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा कि पहले वाई की वैल्यू आ गई, फिर एक्स की आ गई, फिर आपके पास जेड की आ गई, फिर एक्स की आ गई, ये देखिए यहाँ पे एक्स और वाई की आ गई, और ये तो हम लिख चुके हैं, ये हमारे पास जेड और वाई की आ गई, एक्स और जेड की आ गई, वाई और जेड की आ गई, और ये तो जेड की वैल्यूज है। तो ये आपने सिंपली आपने क्वेश्चन कर लेना है, और इसके लिए फिक्स्ड के लिए हम क्या करते थे, माइनस पी माइनस पी माइनस पी इसमें लगते थे, बाकी जीरो हो जाते हैं, तो ये हमारे पास सॉरी। अब इसके लिए क्या है कि आपको ये कॉशी इक्वेशन जो है वो याद करनी पड़ेगी, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये आप लोग याद कर लें, क्योंकि ये एक्स की जगह हमने बारी बारी वैल्यू चेंज करनी है। अब विद रिस्पेक्ट टू यू है ना, तो यहाँ पे एक्स आया, यहाँ पे जी ऑफ एक्स आया, ये एक्स स्क्वायर आया, यू आया, ठीक है, यहाँ पे हमने बारी बारी वैल्यूज चेंज कर देनी है। पहले हमने क्या लिखा, पार्शियल पी बाई पार्शियल एक्स रो जी एक्स, फिर यू का स्क्वायर, फिर ये सारा, इसमें जहाँ यू और एक्स आ रहा है ना, वहाँ पे बाद में जब हम दूसरे के रिस्पेक्ट से करेंगे, फिर वी आएगा, फिर आपके पास से आ जाएगा यू जेड, और फिर इसकी जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो इतनी सी बनती है। अगर आप इतनी सी इक्वेशन लिखेंगे तो आपके एक दो नंबर यहाँ से आ जाते हैं। तो आप अगर आपको अब सडनली कुछ याद करना है तो आप ये वाली इक्वेशन याद कर सकते हैं, जो कि है पार्शियल डी यू बाई डी टी माइनस पार्शियल पी बाई पार्शियल एक्स रो जी एक्स प्लस म्यू बाई डेल्टा स्क्वेयर यू। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, ये सारे इसके रिस्पेक्ट से, यू के रिस्पेक्ट से उन्होंने इक्वेशन हमें दे दी है, ये होती है, वी के ये होती है। अब डिफाइन नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन, ये आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में। नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मलाइज्ड डायमेंशन होती है, डोंट डायमेंशन होती है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ऑर्डर उसका यूनिटी होता है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, उसकी क्या होती है नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन, ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन के बाद हमारे पास है व्हाट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। इनकम्प्रेसिबल में हमारे पास मैंने आपको बताया है कि डेल डॉट वी जो हमारे पास है इनकम्प्रेसिबल में, एक तो मेन चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि हमारे पास जो होता है वो रो नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे रो नहीं है, यहाँ पे रो नहीं है, यहाँ पे भी रो नहीं है, यहाँ तीनों में भी रो नहीं है, तो रो नहीं होती और इक्वल टू जीरो होता है। ये सिंपल, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और नीचे वाले सिलेंड्रिकल है। उसके बाद है हमारे पास कंसीडर अ वेलोसिटी गिवन बाय, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, ए बी सी आर कांस्टेंट है, और कंडीशन है इनकम्प्रेसिबल फ्लो। हमने इसको बारी बारी तीनों के हिसाब से इसको करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो पहले एक्स के हिसाब से करेंगे तो 2x वाई आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर आ जाएगा 2bxy, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स के हिसाब से आ जाएगा। अब इसमें से हम अगर कॉमन ले लें 2xy कॉमन ले लें, a प्लस बी आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो होता है, और a इज इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, वो क्या है कंडीशन ऑफ इनकम्प्रेसिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। आगे इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लें, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो आज मैं आपको नोट से नहीं करवाऊंगी, सिर्फ हम यही क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारे पास जो ऊपर क्वेश्चन हमने करवाया हुआ था वही क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहा है, 0.8 माइनस 0.8 आ जाएगा। ये आपके पास फाइंड अ मिसिंग एंड इनकम्प्रेसिबल थी, आपके पास ये दो गिवन है, हमने वाई जो है उसको, हमने वाई की वेलोसिटी जो है वो मिसिंग है उसको करना है, तो हम इनको इंटीग्रेट करें, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट पार्शियल यू को जो है वो हम एक्स के हिसाब से करेंगे, और डब्ल्यू को जेड से। वाई हमारे पास जो है वो कॉन्स्टेंट है, मीन के मिसिंग है, तो वो जीरो आ जाएगा। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको वैसे ही रहने देंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे है पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई, ठीक है, इसको इधर रहने देंगे, बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएंगे, ये वी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। जो हमारे सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके ये आंसर आया है ना, तो अब इसको हम सॉरी डिफरेंशिएट करके ये आंसर आया, तो इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 28 वाला क्वेश्चन, इसमें हमारे पास है वेरीफाई द बर्नौलीज इक्वेशन सेम डायमेंशन। बर्नौली इक्वेशन जब आपके पास होगी सेम डायमेंशन बताए, तो बर्नौली इक्वेशन की डायमेंशन हमेशा याद रखिएगा, मीटर पर टी स्क्वायर एल आता है, ठीक है, तीनों का, पी का भी हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन होती है। ये पी होता है प्रेशर, फर्स्ट जो होता है वो आपके पास प्रेशर होता है, दूसरी काइनेटिक एनर्जी होती है, और तीसरी आपके पास जो थर्ड एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ये जो होता है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये प्रेशर जो है इसके भी एम पर टी स्क्वायर पर एल होता है, एम पर टी स्क्वायर पर एल होता है, और एम पर टी स्क्वायर। अगर आप सिर्फ ये तीनों लिख के फिर ये तीनों इनकी लिखते हैं ना, तो आपको फिर भी मार्क्स
मिल जाएंगे। ठीक है, अब वो कहते हैं कि डायमेंशन ऑफ सी क्या होगी। सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। होमोजेनिटी क्या कहती है कि अगर इन तीनों की जो एक साइड पे हैं उन तीनों की डायमेंशन सेम है तो हमारे पास जो कांस्टेंट होगा उसकी वही डायमेंशन होगी। फॉर होमोजेनिटी द कांस्टेंट हैव द सेम डायमेंशन। ठीक है, होमोजेनिटी कहती है कि वो सेम डायमेंशन का होगा। स्टेट डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम ये क्वेश्चन आया हुआ था। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, ये इसकी सिंपल आप ये याद कर लें, ऊपर लिखे ना लिखे ये कर लेना तो आपको फिर भी मार्क्स मिल जाते हैं पूरे। द quickest and most straightforward way to drive the differential form of conservation of mass to apply divergence theorem, the divergence theorem of Gauss, called Gauss theorem. आप सिंपल लिखे द divergence theorem is also called Gauss theorem, named after German mathematician। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिखे द नेम। द theorem is called Gauss theorem is also called Gauss theorem। और इसका क्या है, इंटेग्रल v डेल डॉट जी डी वी आ जाएगा इक्वल्स टू इंटेग्रल और a के हिसाब से g डॉट n डी ए। ये आपके पास सिंपल डाइवर्जेंस थ्योरम है। ऊपर आप याद करते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट चीज़ है आप लोगों के लिए। अब प्रूव दैट v इज इक्वल टू आर मेगा ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। ये हमने ऊपर अभी प्रूव करके आते हैं क्योंकि हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम है डी थीटा बाई डी टी के इक्वल होगा। उसके अलावा ये जो है इसको सिंपली सॉल्व कर लें। फेरेड नंबर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेरेड का आपके पास सिंपली क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई अंडर रूट जी एल आ जाएगा। रेनॉल्ड्स का होता है रो वी एल बाई म्यू आ जाता है। मैच नंबर का आपके पास वी बाई सी होता है। वेबर नंबर का रो वी स्क्वायर बाई एल बाई सिग्मा स्क्वायर होता है। ये छः जो 1 2 3 4 5 6 जो नंबर्स है ना, इनके फॉर्मूला डेफिनेटली याद करिएगा, ये आपके एमसीक्यूज में आते थे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास ये गिवन है वी कंपोनेंट मिसिंग है, तो आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास पहले हमने एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.9 एक्स आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.8 एक्स। तो फिर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमें वी की वैल्यू चाहिए तो वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो 1.8 एक्स वाई आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट की जगह हम एफ ऑफ एक्स यूज़ कर लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इनलेट ऑन आउटलेट का हमारे पास सिंपल फार्मूला क्या है, आउट माइनस इन एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फेरेड नंबर क्या है, वही ऊपर एफ आर इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट बाई अंडर रूट जी जी नॉट। ठीक है, इसकी इक्वेशन जो ऊपर हम करके आए थे वही है इक्वेशन। कंटिन्यूड नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जो होते हैं सिलेंड्रिकल में क्या होती है, ये होती है लैप्लाशियन ऑपरेटर सिलेंड्रिकल इनक्रेजिबल। आज आपके पास क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन जो हम ऊपर पढ़ी हुई है वही है। और नीचे ये जो कंपोनेंट्स है ये डिफिकल्ट है, ये बेशक आप छोड़ सकते हैं। व्हाट इज अ बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर हमारे पास क्या होती है, अ लेयर इज अ फॉलोइंग फ्लोर नियर बाउंड्री वेयर विस्कोसिटी कीप्स फॉलो क्लोज टू द बाउंड्री। जहाँ पे क्लोज विस्कोसिटी जो होती है ना वो बाउंड्री को मतलब कि क्लोज बाउंड्री की वेलोसिटी जो होती है वो होती है। अब द बाउंड्री इज नॉट मूविंग, अगर बाउंड्री मूव नहीं कर रही तो हमारे पास नॉर्मल और टेंजेंटल वेलोसिटी की बाउंड्री जो है वो वैनिश हो जाती है, मीन्स खत्म हो जाती है। तो हमारे पास नॉर्मल और टेंजेंटल फ्लो जो होता है वेलोसिटी जब उनके मतलब कि उनसे कंपेयर किया जाता है तो वो इनविस्केट आ जाती है। तो ये फ्लो फार फ्रॉम द बाउंड्री, तो वो बाउंड्री से दूर जो है वो फ्लो कर रही होती है। तो ठीक है, ये यही आज का हमारा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे MTS 642 के। इसके अलावा एक और वीडियो बनाऊंगी, वो आपके हैंड आउट से बनाऊंगी, वो इससे भी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होंगे। बट तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इन क्वेश्चन को याद कीजिए और बिल्कुल आप लोग रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ के अपना पेपर स्टार्ट किया करें और अल्लाह पे भरोसा रखा करें और हमेशा दुआ किया करें कि आपका पेपर आसान मत कहा करें, यही कहा करें ऐसा पेपर आए जो हमें आता हो। अगर पेपर आसान भी आ जाए तो आसान भी आपको चीज़ ना आती हो तो वो तो कोई बात ना हो। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद करिएगा।